बेसिकली ये जो कहानी है इसके ऑथर यानी लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, एक अनिल जो एक सज्जन व्यक्ति है और दूसरा एक चोर जो अपना नाम हरी सिंह बताता है और कहानी में उसे ही अंग्रेजी के आई शब्द से संबोधित किया गया है क्योंकि वह खुद ही अपनी कहानी बताता है। आया तो था हरी सिंह अनिल से कुछ चुराने की नीयत से ही, परंतु उसके साथ रहने व पढ़ने लिखने से वह भी एक अच्छा इंसान बनता है। कहानी में एक समय वह अनिल के यहाँ चोरी भी करता है, परंतु आत्मग्लानि की वजह से और अनिल का विश्वास भी न टूटे इस वजह से वह अपने आप को पूरी तरीके से बदल देता है और सही राह पर आ जाता है। तो चलिए अब इस कहानी का हम हिंदी रूपांतरण सुन लेते हैं। मैं उस समय तक भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था, पर हालांकि मैं केवल 15 साल का ही था, पर मैं एक अनुभवी और कुशल और काफ़ी सफल चोर था। जब मैं उसके पास गया तब अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। वह लगभग 25 वर्ष का लंबा, दुबला, पतला, शांत, दयालु और बहुत ही सरल व्यक्ति दिखाई दिया, जो मेरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ठीक था। मुझे आश्वासन हो गया कि मैं इस व्यक्ति का भरोसा जीत लूँगा। आप खुद भी एक पहलवान जैसे दिखाई देते हैं, मैंने कहा। थोड़ी सी चापलूसी करने से भी दोस्ती करने में मदद मिलती है। आप भी तो वैसे ही लगते हैं, उसने जवाब दिया, जिससे मुझे थोड़ा हतोत्साहित कर दिया था क्योंकि उस समय मैं दुबला पतला था। मैंने भी विनम्रता से कहा, जी मैं भी थोड़ी सी पहलवानी कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता था। वो मुझे पुलिस और पहले के मालिकों से बचाए रखता था। इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगे पहलवानों के बारे में बातचीत की, जो एक दूसरे पर बुड़बुड़ा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और इधर उधर पटक रहे थे। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था तो अनिल चला गया और मैंने भी अनौपचारिक तरीके से उसका पीछा किया। उसने फिर मुझे देखा और हेलो कहा। मैंने भी अपनी आकर्षक मुस्कान दी। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने उसे कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको भुगतान नहीं दे पाऊँगा। मैंने इस बात पर एक पल के लिए विचार किया। शायद इस व्यक्ति के बारे में मैंने गलत अनुमान लगा लिया। मैंने पूछा, क्या आप भोजन खिला सकते हैं? उसने कहा, क्या आप भोजन पका सकते हैं? मैंने फिर से झूठ बोला कि मैं भोजन पका सकता हूँ। उसने कहा, यदि आप पका सकते हैं तो संभवतः मैं आपको भोजन खिला सकता हूँ। वह मुझे मिठाई की दुकान के ऊपर बने हुए अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी पर सो सकता हूँ। लेकिन जो भोजन मैंने उस रात पकाया था वह अवश्य ही भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया था और मुझसे चले जाने को कह दिया था। लेकिन मैं अपनी वही सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान लिए उसके आसपास ही मंडराता रहा और वह हंसे बगैर नहीं रह सका। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और बोला कि वह मुझे जल्दी ही पूरे वाक्य लिखना और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। मैं आभारी था। मैं जानता था कि एक बार यदि मैं शिक्षित व्यक्ति जैसे लिखने लग गया तो मैं कई उपलब्धियां प्राप्त कर लूँगा, जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी कि मैं क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर सकता था। अनिल के यहाँ कार्य करना काफ़ी अच्छा था। मैं सुबह चाय बनाता था, फिर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने में अपना समय लगाता था। इसमें अक्सर एक दिन में लगभग 1 रुपये का लाभ
कमा ही लेता था। मेरे विचार से अनिल यह जानता था कि मैं इस तरीके से पैसे बनाता हूँ, लेकिन वह इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था। वह किसी सप्ताह तो उधार लेता था, वह अगले सप्ताह उधार चुकाता था। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही चेक आता तो वह बाहर जाता और मौज उड़ाने लगता था। ऐसा लगता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। आजीविका कमाने का यह उसका एक विचित्र तरीका था। एक शाम वह रुपयों के एक छोटे बंडल के साथ घर आया। उसने बताया कि उसने हाल ही में एक प्रकाशक को एक पुस्तक बेची थी। रात को मैंने उसे पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा था और खरीदारी में ठगने के अलावा मैंने अपने काम यानी चोरी में और कुछ नहीं किया था। जब मेरे पास चोरी करने के बहुत अवसर थे, तब भी मैंने चोरी नहीं की थी। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी और मैं जब भी चाहता आ जा सकता था। जितने लोगों से मैं मिला था, उनमें से वह सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था और इसलिए उसे लूटना बहुत कठिन था। एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल है क्योंकि वह लुटे जाने को वहन कर सकता है, किंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है और कभी कभी तो वह इस बात पर भी ध्यान नहीं देता है कि उसे लूटा जा चुका है और यह बात चोरी करने की सारी खुशी को समाप्त कर देती है। खैर, इस बार मैंने कुछ वास्तविक कार्य किया, यानी चोरी की। मैंने खुद से कहा, मैं चोरी से दूर भी हूँ और यदि मैंने चोरी नहीं भी की तो वह इस पैसे को अपने मित्रों पर फिजूल ही खर्च कर देगा और फिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण छज्जे पर थी और मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी। परिस्थिति पर विचार करते हुए मैं उठकर फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा कि यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी पकड़ सकता हूँ। कंबल से बाहर निकलकर मैं रेंग कर बिस्तर पर आ गया। अनिल उस बिस्तर पर शांति से सोया हुआ था। उसका चेहरा साफ और चिंता मुक्त था, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अधिक डर के निशान थे। हालांकि मेरे अधिकांश दाग खरोंचें थी। मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे सरकाया और रुपयों को तलाशने लगा। जब मैंने उनको तलाश लिया तो बिना कोई आवाज़ किए उनको बाहर निकाल लिया। अनिल ने नींद में ही आह भरी और मेरी तरफ अपनी करवट बदली। मैं डर गया था और जल्दी ही रेंगता हुआ उस कमरे से बाहर आ गया। जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। रुपए मेरी कमर पर पायजामे के नाड़े से बंधे हुए थे। मैंने एक साधारण चाल तक अपनी गति धीमी कर दी थी और रुपयों को गिना। 50-50 के नोटों में 600 रुपये। मैं 1 या 2 सप्ताह तक तेल से धनी बने अरबवासी की तरह जीवन जी सकता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गया। लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली ही थी। रेलगाड़ी को अभी गति पकड़नी थी और मैं किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था, किंतु मैं हिचकिचाया, झिझका किसी कारण से जिसे मैं बता नहीं सकता हूँ, और मैंने बाहर निकल जाने के अवसर को खो दिया था। जब रेलगाड़ी जा चुकी थी तो मैंने अपने आप को प्लेटफॉर्म पर अकेले ही पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताई जाए। मेरे कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता की बजाय समस्या थे, और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे होटल में ठहर कर
किसी को भी अपने ऊपर शक होने नहीं देना चाहता था। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में जानता था वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था, यानी अनिल। स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार से होकर चलने लगा। चोर के रूप में अपने छोटे से जीवन काल में मैंने व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया है। जब उनका माल गायब हो जाता था, लालची व्यक्ति के चेहरे पर डर दिखाई देता था, धनी व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध और गरीब व्यक्ति स्वीकृति दिखाते थे। लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा केवल निराशा की अनुभूति ही दिखाएगा, वह भी पैसे के खोने से नहीं बल्कि विश्वास के खोने के कारण। मैंने खुद को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात ठंडी थी, यह नवंबर का पूर्वार्ध था और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया था। शीघ्र ही जोर से बारिश होने लगी। मेरी कमीज़ और पजामा मेरे शरीर से चिपक गए और ठंडी हवा ने बारिश को मेरे चेहरे के आर पार फैला दिया। मैं वापस बाजार गया और क्लॉक टावर के शरण स्थल में बैठ गया। घड़ी आधी रात दिखा रही थी। मैंने रुपयों को टटोला। बारिश की वजह से वह गीले हो गए थे। अनिल का पैसा। हो सकता है सुबह वह इनमें से मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए संभवतः दे देता, लेकिन अभी तो वे सारे ही मेरे पास थे। लेकिन अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था, बाजार नहीं जा सकता था और पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। चोरी की उत्तेजना में मैं इन सब के बारे में भूल गया था। पूरे वाक्यों का ज्ञान मैं जानता था एक दिन मेरे लिए इन कुछ 100 रुपयों से अधिक रुपए पैदा कर सकते थे। यह तो सीधे सीधे चोरी ही थी और कभी ऐसे ही आसानी से पकड़ा भी जा सकता था। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर व सम्मानित व्यक्ति बनना कुछ और ही था। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, ऐसा मैंने खुद से कहा, यदि मुझे पढ़ना व लिखना सीखना ही है। मैं बहुत ही डरा हुआ, भयभीत होता हुआ कमरे में जल्दी से वापस गया, क्योंकि कोई चीज़ चुराना अधिक आसान है बजाय बिना पकड़े इसे वापस करना। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला, फिर बादलों से घिरे चंद्रमा के प्रकाश में द्वार मार्ग में खड़ा हो गया। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं पलंग के सिरहाने तक रेंगता हुआ गया और नोटों को लिए हुए मेरा हाथ रुपयों सहित ऊपर उठाया। मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पर महसूस किया। मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा तलाश लिया और रुपयों को धीरे से इसके नीचे मैंने सरका दिया। मैं अगली सुबह देरी से जागा और पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। मैंने कल कुछ पैसा कमाया था, उसने ऐसा स्पष्ट किया। अब तुम्हें नियमित भुगतान दिया जाएगा, उसने मुझे ऐसा कहा। मेरा उत्साह बढ़ा, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि वह रात की बरसात के कारण अभी भी गीला था। आज से हम वाक्य लिखना आरंभ करेंगे, उसने कहा। वह जान चुका था, लेकिन न तो उसके होठों व न ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ प्रदर्शित किया। मैं अनिल की तरफ मेरे सर्वाधिक आकर्षित तरीके से मुस्कुराया और मुस्कुराहट अपने आप आई थी, बिना किसी कोशिश के। तो देखा आपने, इस कहानी में एक चोर जो चोरी करने में काफ़ी कुशल था, परंतु एक सज्जन व्यक्ति की संगत में रहने से वह भी अपने आप को बदलने से रोक नहीं पाया, यानी खुद भी एक सज्जन व्यक्ति बना।